Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 3 that is Indian political thought, and within this unit number 3 this is chapter number 5 on Kabir. So today we are going to discuss about this political thinker that is Kabir. ओके सो इनका अगर हम बर्थ देखें, इनकी जो टाइमलाइन हम देखें तो वो है 1398 टू 1448 AD और सी इन लोअर कास्ट. देखिए इनकी जो टाइमलाइन है वो क्या है 1398 टू 1448 AD. ठीक है, और ये एक बहुत ही लोअर कास्ट फैमिली जुलाहा या जो जिन्हें हम कहते हैं वीवर्स जो बिनते हैं उनमें इनका जन्म हुआ. और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये सिकंदर लोधी के कंटेम्प्रेरी में थे. मीन्स कबीर जो है वो किस डायनेस्टी, इससे पहले जब हम लोगों ने अलाउद्दीन बरानी के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि वो भी दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी में थे. तो जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज थी. ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी कि दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज थी, जिसमें कि सबसे लास्ट जो डायनेस्टी थी वो लोधी की थी. ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी 1451 से 1526 में, जिनमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तो ये लोग रूलर्स थे इस लोधी डायनेस्टी के. तो जो कबीर हैं वो किसके कंटेम्प्रेरी में थे? वो सिकंदर लोधी के कंटेम्प्रेरी में थे. ठीक है, इनकी जो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस क्यों थे? कबीर को सबसे ज़्यादा फेमस थे वो उनके दोहास के लिए. ही वॉज नोन फॉर दोहास और कपलेट्स थ्रू विच ही प्रोफेस्ड विजडम टू द वर्ल्ड. इन्होंने जो भी इनके पास ज्ञान था, बुद्धि, विजडम थी, उसको इन्हीं दोहा के थ्रू उन्होंने लोगों तक पहुंचाया. इसीलिए कबीर दास के दोहे ये सब भी लोग जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो इन्होंने इस दोहा को लिखने के लिए या इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो राइटिंग्स की को लिखने की, वो मिक्स थी हिंदी डायलेक्ट्स में, जिसमें कि वो अवधी, ब्रज, सुख सारी चीज़ें यूज़ करते थे. ठीक है, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल थिंकर. ये कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, बट एक उन्हें हम सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं. मतलब अगर हम एकेडमिकली देखें तो एकेडमिकली जो है वो कोई पॉलिटिकल थिंकर की कैटेगरी में इनको नहीं रखा जाएगा. ये एक सोशल रिफॉर्मर की तरह से इनको हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, ही चैलेंज सोशो पॉलिटिकल पैराडिम ऑफ इंडियन सोसाइटी. इन्होंने जो इंडिया में इंडियन सोसाइटी में जो सोशल या पॉलिटिकल पैराडिम्स थी, मतलब कुछ मान्यताएं थी, उसको चैलेंज करते थे. इन्होंने बोला कि रिलीजियस एज वेल सोशल लेवल पे जो इनजस्टिस हो रहे थे उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बोला, और जो ऑपरेस्ड और डाउन ट्रोडन मतलब जो पुअर के लोग थे उनको सपोर्ट किया. ठीक है, एंड ही बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट के पीरियड से ये बिलोंग करते हैं. सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, नाउ अब कबीर दास के जो कबीर जो हैं उनके फेमस वर्क्स क्या हैं, मतलब उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हम क्या कह सकते हैं. उनकी जो टीचिंग्स हैं वो कई सारे डिसाइपल्स ने, कबीर दास ने खुद से नहीं कंपाइल ज़्यादातर किए. उनकी जो भी टीचिंग्स थी उसको बेसिकली उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कंपाइल किए. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कॉलर्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन कंपाइलिंग हिज वर्क. सो इसीलिए क्योंकि उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल किया उनके टीचिंग्स को, तो इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेज में इनकी बुक्स लिखी गई हैं. ठीक है, सो सम की सोर्सेज जो हैं, जो कबीर दास की जो टीचिंग थी उनके जो की सोर्सेज थे उसमें क्या क्या आता है? आदि ग्रंथ, बीजक, पंचवाणी, सर्वांगी, ग्रंथवली. तो ये सब इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कबीर की दास की जी की टीचिंग से रिलेटेड, कबीर की जो टीचिंग्स थी वो इनमें कंपाइल की गई हैं. इनके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फेमस जो बुक्स हैं, ये सारी बुक्स हैं, इनके नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है. सो सखी, पदावली, रेखतास, सुखनिधम, मंगल वसंत, कबीर बिजक, सब्दार, रामायणी, ये सब अदर इम्पॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं जो कबीर दास के ऊपर लिखी गई हैं और उनके डिसाइपल्स ने उसको कंपाइल किया है.
अब इन्फ्लुएंसेस क्या था कबीर पे किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंसेस था। तो कबीर जो थे वो बहुत ही बड़े एडमायरर थे या डिसाइपल हम कह सकते थे किसके, सेंट रामानंद। ठीक है, ये 14th सेंचुरी के संत थे और इनके ये कबीर जो है बहुत ही बड़े एडमायरर थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ, वो सच्चाई की आइडिया सच्चाई के को बिलीव करते थे। नॉन वायलेंस के से इन्फ्लुएंस थे, जो कि जैन फिलॉसफी में इन सच्चाई को और नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, और जो कबीर के जो आइडियाज़ हैं वो एक बुक है जिसमें कि बेगमपुरा, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उनके आइडियाज़ को देखा जाता है। विच एस्पायर्स टू अ सोसाइटी विद नो वायलेंस। बेगमपुरा क्या है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई वायलेंस ना हो, कोई ग्रीड ना हो, एक दूसरे की लालच ना हो, कोई क्राइम ना हो। तो ये जो है जो भी कबीर के आइडियाज़ थे वो किस में कंपाइल्ड है, बेगमपुरा में। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि कबीर जी के क्या सोशल रिलीजियस थॉट था, मतलब सोसाइटी को लेके उनका क्या थॉट था, रिलीजन को लेके कबीर जी का क्या थॉट था, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कबीर जो थे वो सिग्निफिकेंटली चैलेंज करते थे ब्राह्मणिक हेजमनी को, या हिंदू रिलीजन में जो ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और इनकी जो एक हेजमनी थी उसको चैलेंज करते थे। वो कहते थे ये जो हेजमनी है, ये जो सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लास वर्ण है, ये क्लास सोसाइटी को क्रिएट करता है। और वो किस कुछ चीज़ को सपोर्ट करते थे, ही सपोर्टेड द सेकुलर आइडिया ऑफ सोसाइटी। वो चाहते थे कि सोसाइटी में एक क्लासलेस सोसाइटी हो इस तरह से, और सभी हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी हो, इस चीज़ को वो प्रमोट करते थे। इनकी जो बुक थी बिजक, मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उसमें से बिजक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी कबीर की। तो उसमें उन्होंने लिखा, हु कैन बी कॉल्ड अ हिंदू एंड हु अ तुर्क, या तुर्क मीन्स मुस्लिम, when the same God is the father of both, they are brothers embodying the same spirit। ठीक, तो इस ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कबीर जी का है। इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है कि कबीर ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दोनों के ही सेम गॉड है, वो उन दोनों के जो फादर हैं वो सेम ही हैं, और इसीलिए हम क्या हुए, भाई भाई हुए, और हम लोग के अंदर सेम स्पिरिट है। इसीलिए वो इस स्टेटमेंट से क्या प्रमोट करना चाहते हैं, यूनिटी प्रमोट करना चाहते हैं अमंग हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, ही ऑल्सो प्रपोज मोनोथिज्म को प्रमोट किया, डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर का एमलगेशन हो, इस चीज़ को उन्होंने सिंक्रटिज्म जिसे हम कहते हैं उसे प्रपोज किया। और वो कास्ट या क्लास बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं सोसाइटी में, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कबीर जो है वो जो कास्ट बेस या जो क्लास बेस इनइक्वालिटीज़ या डिस्क्रिमिनेशन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी के भी अगेंस्ट थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला था कि पंडित, लुक इन योर हार्ट टू नो, टेल मी हाउ अनटचेबिलिटी वॉज बॉर्न, अनटचेबिलिटी इज वॉट यू मेड, सो वी ईट बाय टचिंग, we wash by touching, from a touch the world was born। ठीक है, तो only he is untouched who has no link with माया। तो उनका कहने का मतलब था कि हर कुछ तो हम एक दूसरे से टच करते हैं, हम खाते हैं टच करके, खाना खाते हैं तो वो भी हम टच कर रहे हैं। अब उस खाने को कौन बना रहा है इसको हम लोग मैटर ना करें, वो कोई भी कास्ट का बना सकता है, लेकिन हम उसको खा रहे हैं। ठीक है, सो जो भी इस संसार में आया है वो बिना माया में जो भी उलझा है वो ऐसा नहीं कि उसको टच ना करे। तो इसलिए हम सब एक ही हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग हैं। ठीक है, सो एवरीबडी, सबके पास सेम फ्लैश है, एवरीबडी हैव सेम फ्लैश एंड डज एवरीथिंग इन सिमिलर मैनर्स। उन्होंने बोला हर किसी के दो हाथ पैर नाक कान मुंह है, हर कोई एक जैसा है, बस थोड़े से फीचर्स डिफरेंट है जिसकी वजह से फेस डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सबका सिमिलर मैनर, हमारे अंदर आत्मा जो है वो भी एक सिमिलर परमात्मा से मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बोला, इसीलिए वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कास्ट एंड क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ या डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में होता है वो भी गलत है। और वो ही वॉज अ सपोर्टर, बट देखिए इतना उनका लिबरल थिंकिंग थी, इतना ज़्यादा वो प्रोग्रेसिव आउटलुक था उनका, उसके बावजूद भी वो जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते थे। तो ये जरा पॉइंट को ध्यान से समझिए कि कबीर जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, मतलब कि मेल और फीमेल को
वो अनइक्वल तरीके से बोलते थे, और वीमेंस को वो जो है उनका जो व्यू था, वीमेन की जो पोजीशन होती है सोसाइटी में, वो उसके से रिलेटेड जो उनकी सोच थी, उनकी जो थॉट थी या थिंकिंग थी, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी। इवन ही ऑल्सो सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती प्रथा होती थी कि पति के अगर देहांत हो जाए तो उसके साथ पत्नी भी उसी में अपने आप को सती कर ले। तो ये जो है इस चीज़ को कबीर जो है सपोर्ट करते थे, ठीक है। So he considered women as means of distraction and seduction in human life. In fact वो ह्यूमन को इस नज़रिए से देखते थे, वो ये कहते थे कबीर कि वीमेन जो होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मेन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो सड्यूस करती हैं, और इसीलिए मेन को वीमेन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो एक जो इनका वीमेन को लेके जो उनकी थिंकिंग थी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, ठीक है। मैनी हैव बीन ruined ड्यू टू, अब देखिए उन्होंने वीमेन पे क्या स्टेटमेंट बोला, मैनी हैव बीन ruined मतलब डिस्ट्रॉय। बहुत से ऐसे लोग व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान मतलब मेल हैं, मेन हैं, जो कि औरत के प्यार के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर दिए हैं। तो मैनी हैव बीन ruined ड्यू टू लव फॉर वीमेन, मैनी मोर विल गो टू हेल लाफिंग ऑल द वे थ्रू। अ स्नेक हैज़ टू हेड्स, यहाँ तक कि देखिए वीमेन के को डिसग्रेड करने के लिए कितना उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट बोला कि अ स्नेक हैज़ टू हुड्स, अ वीमेन हैज़ 20 हुड्स, इफ़ शी स्टिंग्स वन देयर इज़ नो चांस टू सर्वाइव। उन्होंने बोला कि सांप के तो से मतलब 2 हुड्स होते हैं, उसके अगर वो काटे तो इंसान मरता है, लेकिन एक औरत के अंदर तो 20 हुड्स होते हैं, और अगर वो किसी एक हुड से भी अपने स्टिंग कर ले, बाइट कर ले, तो इंसान के जीने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। तो इस तरह से वीमेन को मतलब कितना डिसग्रेस किया है, कितना डिसरिस्पेक्ट दिया है उन्होंने, ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने देखा कि कबीर की क्या थिंकिंग थी सोसाइटी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। अब हम देखते हैं, नहीं सॉरी, सोसाइटी और रिलीजन को लेके, मतलब सेल्फ थॉट हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कबीर का पॉलिटिकल थॉट क्या था उनका, ठीक है। सो ही वॉज नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशल सिस्टम। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशल सिस्टम था उससे वो बहुत हैप्पी नहीं थे। वो कहते थे उनके अकॉर्डिंग, कबीर के अकॉर्डिंग, जो टैक्सेशन है, मतलब टैक्स कलेक्ट करना जो होता है, ये एक तरीके से ये वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। तो वो इसके टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट में थे कबीर, ठीक है। तो इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम के से हैप्पी नहीं थे। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्रिटिकल थे, एज इट फेवर्स रिलीजियस डॉगमास और ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। कबीर जो है वो क्यों क्रिटिसाइज करते थे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं जो रिलीजियस डॉगमास है, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स है, जो रिलीजन में अपर और लोअर क्लास और कास्ट को लेके इस टाइप से चीज़ें, और रिलीजन में कुछ सिद्धांत हैं, उसको फेवर करता है, इसलिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वो अगेंस्ट में थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इनके जो मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो किस में देखा जाता था, एक बहुत ही उनका यूटोपियन कॉन्सेप्ट था बेगमपुरा का, जो कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था बेगमपुरा का, ये रविदास से बिलोंग करता है, बट उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को बेगमपुरा के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो किस आइडिया को प्रमोट करते हैं, बेगमपुरा के आइडिया को प्रमोट करते हैं। उनका एक ऐसी, बेगमपुरा क्या थी, एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी थी जहाँ पे सब कुछ उनके अकॉर्डिंग बहुत ही यूटोपियन था, ठीक है। एज ए सैंग ऑफ अमरपुर इमॉर्टल पैलेस और प्रेम नगर लैंड ऑफ लव, ठीक। तो बेगमपुरा में क्या था कि उन्होंने क्या बोला कि एक बहुत इमॉर्टल पैलेस हो जिसका नाम क्या था, अमरपुर, और एक बहुत ही प्यारी लैंड ऑफ लव जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, ऐसी सोसाइटी और ऐसी यूटोपियन सोसाइटी का उन्होंने बात किया बेगमपुरा ने। बेगमपुरा क्या, एक आइडियल स्टेट हो जहाँ पे गॉड का किंगडम हो, कोई स्टेट ना हो, गॉड रूल करे, कोई इलाइट ना हो, मतलब कोई क्लासेस ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई सरप्लस एक्सट्रैक्शन जस्टिस ना हो, मतलब जस्टिस सबको मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले। तो इस तरह की यूटोपियन सोसाइटी का उन्होंने बताया, और उस यूरोपियन सोसाइटी को किसके थ्रू बताया, बेगमपुरा के थ्रू बताया। और वो क्या बिलीव करते थे कि पीपल जो हैं वो
पीपल हेल्प करते हैं टू क्रिएट न्यू एंड आइडियल सोशल पॉलिटिकल। पीपल, लोग चाहें तो नया सोसाइटी और मतलब सोसाइटी में न्यू सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर ला सकते हैं अगर इंसान खुद चाहे। ठीक है, फिर उन्होंने इस पे एक उनका एक दोहा भी मतलब इस पे इन्होंने एक चीज़ भी कही थी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुटकी हाथ, जो घर फूके आपन चले हमारे साथ। मतलब इसका मतलब क्या कि उन्होंने ये बोला कि कबीर जो है वो कहते थे कि इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि सोसाइटी में और चेंजेस ला सकता है, सोशल चेंजेस ला सकता है, पॉलिटिकल चेंजेस ला सकता है, और जो कोई भी वो चेंजेस लाना चाहता है, जिसके अंदर वो फ्लेमिंग टॉर्च जिसके हाथ में है, वो कबीर के साथ चले, वो अपने घरों को जलाए, अपनी मतलब पुरानी ओल्ड जो ऑर्थोडॉक्सिकल थिंकिंग थी उसको जला के नई चेंजेस को लाने की बात करे। ठीक है, सो अब हमने आपको देखा कि जो उनकी पॉलिटिकल थॉट थे कबीर की, बेसिकली वो किस में हाईलाइट होती है, एक यूटोपियन सोसाइटी वो चाहते थे। ठीक है, और वो बेगमपुरा के क्वालिटीज़ के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते थे। अब बेगमपुरा जो था वो उसकी क्या क्वालिटीज़ थी। ठीक है, एक बेगमपुरा मतलब क्या, एक ऐसी आइडियल विलेज सोसाइटी जहाँ पे कोई दुख ना हो, जहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जहाँ कोई टैक्स कलेक्शन का बर्डन ना हो, लोगों को ऑप्रेस ना किया जाए टैक्स कलेक्शन के लिए, मोनार्की ना हो, हायरार्की ना हो, मतलब कास्ट सिस्टम ना हो। तो एक ये ऐसी सोसाइटी का मतलब बेगमपुरा एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे गांव जहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई मोनार्की नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई क्लासेस या कास्ट सिस्टम नहीं। सो ये एक ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो बहुत ही यूटोपियन थिंग है, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकल सेंस में पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसी सोसाइटी वो चाहते थे कि जो किस पे बेस्ड हो, भक्ति पे बेस्ड हो। ठीक है, और जो पीपल हैं वो मोनोथिस्टिक या कबीर के जो गॉड है उसको फॉलो करें। सो ये बेगमपुरा की क्वालिटीज़ थी। सो आई दिस मच इज़ सफिशिएंट। ठीक है, ये इतना ही है इस लेक्चर में कि सबसे पहले हमने देखा कि कबीर का जो टाइमलाइन क्या था, उनके सोशल या पॉलिटिकल और रिलीजियस थॉट क्या थे, और उनके फेमस वर्क क्या थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस lecture. Thank you so much for watching. Those students who are new, please subscribe this channel, please share this video to others also. Thank you so much.